हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। बेटा पॉलिनॉमियल्स टॉपिक में भी मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन बताई थी कि पॉलिनॉमियल्स में चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, व्हाट्सएवर, उसमें जो भी वेरिएबल आते हैं लाइक एक्स वाई जेड, उसकी हाईएस्ट पावर को हम बेटा डिग्री बोलते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल चाहे वो 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल, बिकॉज इट इज ऑफ 2 टाइप्स। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, बेटा 8th स्टैंडर्ड तक आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और 9th क्लास से आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गया था। तो दैट मीन्स चाहे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल्स में हो बेटे, उसकी डिग्री जो है दैट मीन्स उसमें इन्वॉल्व होने वाले वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो ऑलवेज 1 होती है। देखो बेटा, अब जनरल फॉर्म हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है आपके पास ax प्लस बी इक्वल टू सी। देखिए बेटा, x यहां पर एक वेरिएबल है where a is equal to coefficient of x and यहां पर देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो दोनों ही इक्वेशंस में a x का कोफिशिएंट है, बट बेटा यहां पर ओनली 1 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है और आपके पास यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं x और y। अब b क्या डिनोट करते हैं, c क्या डिनोट करते हैं, हम देखते हैं। अब बेटा देखिए b एंड c ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का 4x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली बेटा a की वैल्यू आपके पास है 4, ये x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू आपके पास है 3 और कांस्टेंट टर्म c आपके पास है 2। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास है ax प्लस बी इक्वल टू c। अब देखिए बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है इन 2 वेरिएबल्स जनरल फॉर्म। b यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ y, c है आपके पास कांस्टेंट टर्म। एग्जाम्पल 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो है 4 और b की वैल्यू है 3 जो y का कोफिशिएंट है और c की वैल्यू है बेटा 2। तो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन आपके पास 1 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल्स में। तो बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू सी एंड 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है आपके पास बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटे 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 4। बेटा b की वैल्यू आपके पास है 3 एंड c इज 8। बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं 4x माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है आपके 4, तो a की वैल्यू हो गई 4 आपके पास, y का कोफिशिएंट है -2, तो दैट मीन्स b की वैल्यू आपके पास -2 और c है बेटा आपके पास -7।
अब बेटा देखिए हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स जब दो इक्वेशंस आपको एक साथ दी होंगी, और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो बेटे क्या जनरल फॉर्म होती है इसकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि बेटे x और y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दोनों में ही 1 है, इस इक्वेशन में भी और इसमें भी, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। What is a1? Coefficient of x. What is b1? Coefficient of y in the first equation. c1 is the constant term. a2 बेटा आपके पास है x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, b2 y का कोफिशिएंट है, और c2 एक कांस्टेंट टर्म है। अब बेटा यहाँ एक कंडीशन भी है, a1 जो x का कोफिशिएंट है, b1 जो y का कोफिशिएंट है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इस सेकेंड इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 0 नहीं हो सकता। तो ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं बेटे। बेटा एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल टू 4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे एक और इक्वेशन लेते हैं, 7x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें ये दोनों जो हैं ये पेयर बना रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का, लेकिन x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है -4 फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट 2, और कांस्टेंट टर्म है -4। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 13 इक्वल टू 0, और इक्वेशन और लेते हैं, 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, दैट मीन्स a1 4 है, b1 की वैल्यू है -2, व्हाट इज c1? -13। सेकेंड इक्वेशन में बेटा व्हाट इज a2? 7, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज b2? आपके पास वैल्यू है 4, एंड व्हाट इज c2? -8। तो बेटा ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब बेटा देखिए, सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कितने टाइप का हो सकता है? तो पहला है बेटा कंसिस्टेंट, दूसरा है डिपेंडेंट, तीसरा है इनकंसिस्टेंट। अब बेटा जो गिवन आपके पास पेयर दिया है लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट कब होगा? इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। सिस्टम को हम कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो। अब देखिए यहां पर बेटा, अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास एक यूनिक वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स x की भी एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू,
तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं विद अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है दैट मीन एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब सिस्टम आता है बेटा डिपेंडेंट। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दैट मीन्स जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, जो दो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, उसे सॉल्व करके एक्स और वाई की कई वैल्यूज पॉसिबल है, कई डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। दैट मीन्स पहले केस में आपने देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन था, एक्स वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, लेकिन अगर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं तो ऐसे सिस्टम को हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है बेटा? जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, तब हम सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दैट इज सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट कब होता है? जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। डिपेंडेंट कब होता है? जब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। और इनकंसिस्टेंट तब होता है बेटा जब उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब बेटा पढ़ते हैं मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कोई भी दो इक्वेशंस दी हों, उनको सॉल्व करके आप कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट मेथड है आपके पास ग्राफिकल मेथड। दैट मीन्स ग्राफ्स का यूज़ करके, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशंस जो भी आपको गिवन दी हैं उन लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके जब हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं तो इस मेथड को बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो एक मेथड आपके पास है लीनियर इक्वेशंस जो भी गिवन है उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इज एल्जेब्रिक मेथड्स। अब एल्जेब्रिक मेथड बेटा दो हैं आपके पास। बेटा फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकेंड मेथड बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, इनसे आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा हमारे पास दो मेथड्स हो गए, पहला ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक मेथड। ये फर्दर टू टाइप्स के हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है बेटे एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा ग्राफिकल मेथड देखते हैं हम। बेटा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, उनकी लाइंस को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा तीन केसेस हमें देखने को मिलेंगे। पहला केस, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सपोज दो लाइंस ग्राफ पेपर पर जब आपने रिप्रेजेंट की और वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम क्या इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दैट मीन्स दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करें ग्राफ पे तो गिवन पेयर जो है लीनियर इक्वेशंस का बेटा वो कंसिस्टेंट है। दैट मीन ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। बट अगर वो कंसिस्टेंट है और ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पर कौन सा सॉल्यूशन होगा? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में जो गिवन पेयर है उसका क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। दैट मीन्स एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल होंगी। तो ये बेटा ये पहला केस है जिसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं। तो बेटा दो लाइंस को आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया और से वो इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बेटा केस 2 देखते हैं। इफ द टू लाइंस कोइंसाइड और ओवरलैप।
अगर दो लाइंस कोइंसाइड करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो इस केस में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। दैट मीन्स कंसिस्टेंट भी होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। एंड बी पॉइंट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दैट मीन्स इस केस में उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की कई वैल्यूज पॉसिबल होंगी। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। बट हमने दो गिवन इक्वेशंस के ग्राफ बनाए, दैट में उनकी लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और से वो दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं या कोइंसाइड करती हैं। तो अगर दो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं तो इस केस में वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट, और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। दैट मीन्स दोनों लाइंस एक जैसी ही हैं, दो गिवन इक्वेशंस के सेम ग्राफ हैं। दैट मीन्स दो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, तो दोनों ही केसेस में सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट करें या लाइंस कोइंसाइड करें। बट अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बेटा ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर वो कोइंसाइड करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। केस 3, if the lines are parallel then the system is inconsistent, it has no solution। that means दो लाइंस जो आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए बेटे, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोइंसाइड नहीं कर रही, दैट मीन्स वो पैरेलल हैं। तो इस केस में सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा अगर हमने ग्राफ पे दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया और वो पैरेलल है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोइंसाइड नहीं कर रही, और दोनों लाइंस जो हैं बेटा वो आपके पास पैरेलल आ रही हैं, तो इस केस में सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और जो सिस्टम है बेटे वो इनकंसिस्टेंट होगा। सो बेटा हम ग्राफिकल मेथड को इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटे, इंटरसेक्ट, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए बेटे इस कॉलम में हमने लिखा है लाइंस, भाई किस नेचर की हैं वो, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो बेटा लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं और ओवरलैप कर रही हैं तो इस केस में सिस्टम को हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे और उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल होंगे। केस 3, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस केस में जो सिस्टम है, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सो बेटा क्विकली एक बार फिर से देखते हैं कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिस्टम कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट, उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर लाइंस कोइंसाइड और ओवरलैप कर रही हैं तो सिस्टम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। और बेटा लाइंस अगर पैरेलल है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बेटा इक्वेशन है x इक्वल टू 0, तो बेटा इसका ग्राफ होगा आपके पास y एक्सिस,
और अगर y इक्वल टू 0 इक्वेशन है तो इसका ग्राफ होगा आपके पास x एक्सिस. लुक एट दैट. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0? y एक्सिस. एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0? x एक्सिस. दैट मीन्स अगर आपको बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन आया है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और आपको बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ और x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन जो है, इसके बीच में जो रीजन बाउंड हो रहा है और इनक्लोज्ड हो रहा है उसे शेड करना है. तो दैट मीन्स गिवन इक्वेशंस के ग्राफ और y एक्सिस के बीच में जो रीजन शेड हो रहा है बेटा, दैट मीन्स जो बाउंड हो रहा है उसे आपने शेड करना है. और समटाइम उसका एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा आपको. तो आपको ये पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस. बेटा लुक हियर, अगर हम कोई भी दो इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, द ओरिजिन. अब बेटा जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, से उसका ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है दिस वे, और दूसरी जो और इक्वेशन है उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है. अब टीचर ने आपको कहा है कि ये दो इक्वेशंस का जो ग्राफ है और x इज इक्वल टू 0 के बीच में जो भी रीजन शेड हो रहा है, बाउंड हो रहा है पार्डन, उसका एरिया फाइंड आउट करना है या उसे शेड करना है. तो बेटा आपको मैंने अभी बताया कि जो x इक्वल टू 0 है, दिस वन, उसका ग्राफ है y एक्सिस. तो दो गिवन इक्वेशंस के ग्राफ तो ये हैं बेटा, दिस वन एंड दिस वन. ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है. और अब आपको x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस. तो दैट मीन्स ये y एक्सिस हमारी थर्ड लाइन हो गई. तो अब इनके बीच में ये रीजन शेड हो रहा है बेटा, ये देखो, दोनों गिवन लाइंस और वाइस के बीच में ये एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है और इसको आपने शेड कर दिया. अगेन बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों ग्राफ लाइंस और y इक्वल टू 0 इनके बीच में जो रीजन एनक्लोज्ड या बाउंड हो रहा है उसे शेड कीजिए. देन आपको क्या करना है? आई जस्ट टोल्ड यू y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस. तो बेटा दो लाइंस तो आपके पास ये हैं, दिस वन और अगेन x एक्सिस. तो बेटा इस केस में आपके पास ये रीजन शेड हो जाएगा, दिस वन. दैट मीन्स से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, ये पॉइंट है से B, और बेटा ये पॉइंट है आपके पास C. तो ABC जो है वो रीजन बाउंड हो रहा है दोनों इक्वेशंस के ग्राफ लाइंस और y इज इक्वल टू 0 के बीच में, दैट मीन्स x एक्सिस के बीच में. और बेटा दोनों इक्वेशन के ग्राफ और x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y एक्सिस के बीच में ये रीजन शेड हो रहा है A से, ये पॉइंट है P और ये से पॉइंट है Q. तो दैट मीन्स ट्राइंगल APQ ये रीजन है जो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ और x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस के बीच में बाउंड हो रहा है. और ट्राइंगल ABC जो है
वो रीजन है जो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ और y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस के बीच में बाउंड हो रहा है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। से x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 9/2 व्हाटसोएवर। दैट मीन्स x एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल है। तो इस ग्राफ का, दैट मीन्स इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या होगा? तो बेटा वो जो ग्राफ है आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की जो ग्राफ लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? बेटा y एक्सिस के। देखिए बेटे, दो एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपको ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। से x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू -4। तो अगर x एक पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स 4 है, तो से देखिए बेटा ये ग्राफ x एक्सिस को 4 पे कट करेगा, क्रॉस करेगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और अगर आपको गिवन है से x इज इक्वल टू -4, तो वो ग्राफ x एक्सिस की नेगेटिव साइड पे -4 को क्रॉस करेगा और बेटे y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो दैट मीन x कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इफ इट इज पॉजिटिव तो बेटा उसको राइट साइड में इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, x इक्वल टू सी, और x इक्वल टू -c है तो बेटा वो y एक्सिस की लेफ्ट साइड में ड्रॉ होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ x एक्सिस को इस -c पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा और y एक्सिस के बेटे पैरेलल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटे। देखिए बेटे, दो एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। origin x, negative part of x axis, y नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। अब बेटा से आपको बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का ग्राफ ऑब्वियसली x एक्सिस को तो क्रॉस करेगा एट द गिवन पॉइंट, बट वो y एक्सिस के बेटे पैरेलल होगा। तो से अगर हम 1 सेंटीमीटर के गैप पे 1 देन लिखते हैं ये 2, तो बेटा x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ऑब्वियसली x एक्सिस को 2 पे क्रॉस करेगा और ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म। और से अगर आपको x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो ऑब्वियसली बेटा इस केस में ये ग्राफ x एक्सिस को -2 पे क्रॉस करेगा और y एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट मीन्स जो x कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव भी हो सकती है बेटे और पॉजिटिव भी। तो अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हम y एक्सिस के राइट साइड में इसे ड्रॉ करेंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म जो आपको बोलेगी वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसको y एक्सिस की लेफ्ट साइड में हम ड्रॉ करेंगे। बट आपको इन शॉर्ट ये रिमेंबर करना है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का ग्राफ y एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल जाएगा। यहां आपको लिखना है बेटा x इज इक्वल टू -2। नाउ y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। बेटा जैसे अभी हमने यहाँ स्टडी किया x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। सेम वे से y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का ग्राफ पैरेलल टू यहाँ हो जाएगा बेटा x एक्सिस। देखिए बेटा यहाँ पर हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। और अब आपको y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको बताया कि y अगर कांस्टेंट टर्म है
तो ऑब्वियसली वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई एक्सिस को उस गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे देखिए बेटा, ये जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटे नेगेटिव भी हो सकता है। से आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3 का ग्राफ। तो ऑब्वियसली वो बेटा y एक्सिस की पॉजिटिव जो पार्ट है उसको इंटरसेक्ट करेगा एट द गिवन पॉइंट 3 और पैरेलल होगा x एक्सिस के। सेम वैसे अगर y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो x एक्सिस के बिलो, दैट मीन्स y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को उसी पॉइंट पे, दैट मीन्स -3 पे ये इंटरसेक्ट करेगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो दैट मीन्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो अकॉर्डिंगली हमें उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बेटे। देखिए बेटे, दो एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस। ये ओरिजिन है x डैश, दैट मीन नेगेटिव पार्ट, और बेटा फर्दर हम लेंगे y और नेगेटिव पार्ट हुआ है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। अब देखिए बेटा, इसमें हमें ड्रॉ करना है से y इज इक्वल टू 2। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? 1 सेंटीमीटर के गैप पे ऑब्वियसली हमने पॉइंट्स लिए 1 से 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? y इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये ग्राफ y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट करेगा और x एक्सिस के ये पैरेलल होगा। तो आपको बेटा यहाँ लिखना है y इज इक्वल टू 2। सेम वैसे बेटा y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो बिलो द x एक्सिस बन जाएगा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, बेटा लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली जो बेटा c है वो एक कांस्टेंट टर्म है। कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना गिवन हो, ऐसी इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज पास होता है ओरिजिन से। दैट मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 7y इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है। कोफिशिएंट ऑफ x गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ y गिवन है, बट कॉन्स्टेंट टर्म इज नॉट देयर। तो ग्राफ जो होगा बेटा इसका ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन। लुक एट दैट बेटा, दो एक्सिस हमने लिए हैं, x एक्सिस y एक्सिस, जो ओरिजिन पे मीट कर रही हैं। ऑब्वियसली दीज टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू मस्ट हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। तो बेटा अब देखो, ये लाइन ax प्लस by इक्वल टू 0 जिसमें कांस्टेंट मिसिंग है वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब वो चाहे इस वे से पास हो, ऐसे पास हो, किसी भी वे से पास हो, बट डेफिनेटली वो ओरिजिन से ही पास होगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो ये बेटा पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इफ द इक्वेशन इज ax प्लस by इक्वल टू 0, डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं। ट्वाइस ऑफ x प्लस y इक्वल टू 0। बेटा आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट है आपके पास 2y का कोफिशिएंट 1। अब बेटा इस इक्वेशन को अगर हम y इन टर्म्स ऑफ x चेंज करें, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ x और y इज इक्वल टू
-2x। अब बेटा डिफरेंट वैल्यूज आप x की यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और जितनी वैल्यूज x की पुट करेंगे उतनी ही वैल्यूज आपको y की मिल सकती हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटा, अगर हम इसमें एक वैल्यू से 0 पुट करते हैं, फॉर x इक्वल टू 0, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ऐसे कई और पेयर्स भी आपके पास x और y के आ सकते हैं, लेकिन एक पेयर आपको 0 0 मिल रहा है। दैट मीन्स एक सॉल्यूशन इसका, इस लीनियर इक्वेशन का 0 0 भी है। तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का ग्राफ कहाँ से पास होगा बेटा? ओरिजिन से पास होगा। दैट मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट मिसिंग है, उसका ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन से ही पास होता है। बेटा क्विकली इन पॉइंट्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। x0 का ग्राफ y एक्सिस, y0 का ग्राफ x एक्सिस। x अगर बेटा कांस्टेंट टर्म है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस लाइक दैट। y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है तो इसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा लाइक दैट। और ax प्लस by इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसका ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन। दिस वन। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा ये आपको सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशंस का। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन टू यू, और आपको अब ये चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पर 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। बेटा a1 a2 कौन है? x के कोशेंट दोनों इक्वेशंस में, और b1 b2 y के कोशेंट्स। if a1 by a2 ratio is not equal to b1 by b2 ratio, then a pair of linear equations is consistent। तो इस केस में जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, तो वो बेटा कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड पॉइंट बेटे, उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स एक्स वाई की एक वैल्यू मिलेगी। और थर्ड, जब आप उस सिस्टम का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ग्राफ लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। बेटा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। से बेटा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और बेटा एक और इक्वेशन गिवन है आपको 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1? बेटा a1 है 2, b1 आपके पास 3 और c1 है 4। और a2 की वैल्यू आपके पास है बेटा 4, b2 इज 5 और c2 है आपके पास 2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बेटा a1 बाय a2 रेशियो विच इज इक्वल टू 2/4। इसको फर्दर लोएस्ट टर्म्स में लाएंगे बेटा, तो a1 बाय a2 आपके पास आ जाएगा बेटा 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई a1 बाई 2 1/2। अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटे b1 बाय b2। तो बेटा अगेन b1 बाय b2, अब ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा व्हाट इज b1 3 और व्हाट इज b2 5। तो b1 बाय b2 रेशियो आपके पास आ जाएगी बेटा 3/5।
तो बेटा व्हाट वी ऑब्जर्व इन दोनों इक्वेशन से, A1 by A2 is not equal to B1 by B2। तो इसलिए बेटा ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब आप इसकी ग्राफ लाइंस बनाएंगे बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब देंगे इसकी, तो ग्राफ लाइंस ऑब्वियसली बेटा इस केस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी है। दैट मीन्स विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन हम पहले ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी का ध्यान रखना है, जिसमें पहला केस मैंने आपके डिस्कस कर लिया, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट, उसका यूनिक सॉल्यूशन और ग्राफ लाइंस बेटा इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट। केस 2, इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, दैट मीन्स ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2। तो इस केस में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट, दैट मीन्स इसमें भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा बेटा। और सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। और जब आप गिवन इक्वेशंस के, दैट मीन्स जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है उसका जब ग्राफ बनाएंगे, अगर वो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में जो ग्राफ लाइंस हैं वो क्या करेंगी बेटे, ओवरलैप करेंगी, दैट मीन्स कोइंसाइड करेंगी। दैट मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उन दोनों की ग्राफ लाइन सेम ही होगी। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा आप सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बेटे A1 by A2 रेशियो। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2/4, फर्दर इक्वल टू 1/2। इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आएंगे बेटे। तो दैट मीन्स A1 by A2 रेशियो आपके पास 1/2 है। अगेन अब आपके पास B1 by B2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं। B1 ओवर B2 इज इक्वल टू 3/6। बेटा जब इसे लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 1/2। अगेन C1 by C2 is equal to 4 over 8, that means 1/2. So what do we observe here? A1 by A2 is equal to B1 और B2 is equal to C1 over C2। तो बेटा इस केस में भी सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट होगा, या हम कह सकते हैं सिस्टम जो है बेटा आपके पास डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट सिस्टम होगा या कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। और जो ग्राफ लाइंस हैं बेटा वो आपके पास इस केस में ओवरलैप करेंगे। बेटा केस 3, A1 over A2 is equal to B1 over B2 but not equal to C1 by C2। बेटा पहली दो रेशियोज इक्वल हैं बट वो थर्ड रेशियो के इक्वल
नहीं है। तो इस केस में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और जो उसकी ग्राफ लाइन्स है बेटे वो पैरेलल होंगी। तो बेटे ये थर्ड केस था आपके पास। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और जब आप जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी जब ग्राफ लाइन्स बनाएंगे तो वो ग्राफ लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और बेटा दूसरी इक्वेशन लेते हैं बेटा 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बेटा इस केस में हम सबसे पहले a1 और a2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू 3/6। तो बेटे a1 और a2 रेशियो आपके पास आ जाएगी बेटे 1/2 जब इसे हम लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। अगेन b1 ओवर b2 फाइंड आउट करते हैं, 2/4 दैट इज इन दोनों कोफिशिएंट्स की रेशियो भी आपके पास 1/2 है। नाउ c1/c2 इक्वल टू 5/9। तो बेटे इन तीनों इक्वेशन से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, a1 ओवर a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2। तो इस केस में बेटे ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, और जब आप ग्राफ लाइंस बनाएंगे तो ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। दैट मीन्स इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ लाइंस बेटा ओवरलैप कर रही हैं तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगर ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं दैट मीन्स वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो इस केस में उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा। बेटा ये तीनों हमने कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी डिस्कस करी। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ लीनियर इक्वेशन इन x टर्म्स ऑफ y, करेक्शन, x इन टर्म्स ऑफ y एंड y इन टर्म्स ऑफ x। मीन्स कोई भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है उसको हम x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए बेटे अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बेटे ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो इस केस में ये जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल x, इसको आपको अलग रखना है। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन से अलग कर देना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ax को आप यही रखिए एज इट इज, बी वाई और सी इन दोनों को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं।
तो आ जाएगा आपके पास माइनस बी वाई माइनस सी। विच कैन फर्दर बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस सी ओवर ए। दैट मीन्स हमें एक्सप्रेस करना था एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो दैट मीन्स जितनी भी और टर्म्स हैं उसको हम राइट साइड में ले गए और लेफ्ट साइड में व्हाट इज लेफ्ट ओनली एक्स। तो दैट मीन्स हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। सिमिलरली बेटा वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इसे एक्सप्रेस करने लीनियर इक्वेशन को, तो देखिए बेटा बी वाई को हम लेफ्ट साइड में एज इट इज रखेंगे, ए एक्स और सी इनको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा इनका साइन चेंज हो जाएगा। नाउ y के साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो दैट मीन्स इस माइनस ए एक्स माइनस सी को हम इस b से डिवाइड कर देते हैं, तो ओनली y इज लेफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा हमने गिवन इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया है y इन टर्म्स ऑफ x। तो बेटा अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, प्लीज़ देखिए। देखो बेटा एग्जाम्पल है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और आप इसे x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, इस 3y को आपने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो आगे आपके पास 12 माइनस 3y। अब x के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा x इज लेफ्ट अलोन। तो ये हमने एक्सप्रेस करा है x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा सेम इक्वेशन इज बीइंग टेकन हियर बट इसे एक्सप्रेस करना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए बेटा इस 4x को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आएगा आपके 12 माइनस 4x। अब y के साथ बेटा जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स जो इसका कोफिशिएंट है इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए y इज लेफ्ट अलोन, तो ये आ जाएगा आपके y इन टर्म्स ऑफ x। बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 7। अब बेटा इसे हमें एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो बेटा हम क्या करेंगे, देखिए बेटा थ्राइस ऑफ x इक्वल टू, बेटा ये जो माइनस 2y है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ऑब्वियसली द साइन विल गेट चेंज्ड, तो दैट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस 2y। अगेन बेटा x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जो इसका कोफिशिएंट है। अब राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है 7 प्लस ट्वाइस ऑफ y, ऑब्वियसली इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो दैट मीन्स ये आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया x इक्वल टू 3 7 प्लस 2y बाई 3, दैट मीन्स x इन टर्म्स ऑफ y। अगेन बेटा सेम हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, 3x माइनस ट्वाइस ऑफ y और इक्वल टू 7। अब बेटा इसे y इन टर्म्स ऑफ x जो एक्सप्रेस करना है हमें, तो हाउ टू डू दैट, देखिए बेटा माइनस ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 7 माइनस थ्राइस ऑफ x। अब बेटा y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और उसके आगे साइन है माइनस का, तो कोफिशिएंट हो गया -2। तो राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है 7 माइनस 3x इसको -2 से डिवाइड कर देते हैं। अब बेटा इसको हम फर्दर और ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 माइनस 3x बाय में 2। दैट मीन्स इस माइनस को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। आप इन दोनों में से माइनस कॉमन भी ले सकते थे, इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस।
तो बेटा इसको फर्दर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 7 बाय 2। बिकॉज बेटा इस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, द साइन ऑफ ईच टर्म विल गेट चेंज। तो दैट मीन्स 3x के आगे माइनस है तो वो बन जाएगा बेटा प्लस का, और 7 के आगे यहाँ प्लस है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वो माइनस का हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपने एक्सप्रेस कर दिया y इन टर्म्स ऑफ x। बेटा मोस्टली स्टूडेंट से इस कन्वर्जन में ये मिस्टेक होती है। ये देखिए बेटा, थ्राइस ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 7, वो इस 3x को यहां तो शिफ्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 7 माइनस थ्राइस ऑफ x। बट बेटे यहां पर लिख देते हैं 2y, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं और फर्दर लिखते हैं बेटे y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x बाय 2। लेकिन ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x को हमने ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमें माइनस लगाना चाहिए था। बेटा किसी भी टर्म का साइन तब चेंज होता है जब वो लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट होती है या राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है। बट बेटा -2y तो LHS में ही है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां पर हमें लिखना चाहिए माइनस ट्वाइस ऑफ y। तो इस तरह के कन्वर्जन में जब बीच में माइनस साइन हो तो मोस्टली स्टूडेंट से काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें। तो आप क्या करना चाहिए, ये देखिए बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास, 3x माइनस ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 7। तो आप बेटा इस माइनस की मिस्टेक ना हो तो इसको राइट साइड में ले जाइए और इसे लेफ्ट साइड में ले आइए। देखिए थ्राइस ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y। अब बेटा y का कोफिशिएंट 2 है, ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया y इन टर्म्स ऑफ x। और बेटा यू कैन सी अभी आपने पहले भी जब इसे एक्सप्रेस किया था इस वे में, लुक एट दैट, तो भी आपका आंसर आया था y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 बाई 2। तो इस वे से भी कर सकते हैं और अभी जो मैंने जस्ट बताया इस वे से भी कर सकते हैं। बट इस वे से अगर आप इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो माइनस की मिस्टेक जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो नहीं होगी। हाउएवर इट्स अ मैटर योर चॉइस बेटा, आप जैसे भी कन्वर्ट करना चाहें इसे। दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन थी आप उसको इस वे से या जो मैंने ये बताया भी आपको इस वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आपको बस माइनस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। मे बी इट लुक्स लाइक अ ट्रिवियल इशू नाउ बट नॉट इन बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज अगर आपने इस माइनस को प्रॉपरली यहाँ शिफ्ट नहीं किया तो दैट मीन्स इस केस में ये y इन टर्म्स ऑफ x ठीक से एक्सप्रेस नहीं होगा। और सपोज कीजिए इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बना रहे हैं आपने डिफरेंट वैल्यूज x की यहाँ सब्स्टिट्यूट की टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, बट अगर आप ये माइनस लेना यहाँ भूल गए तो दैट मीन्स आपने इस एक्सप्रेशन को ठीक से लिखा नहीं है, तो आपको y की वैल्यूज भी रॉन्ग मिलेंगी। ऑब्वियसली जो ग्राफ है आपका वो भी रॉन्ग बनेगा और बोर्ड में मार्क्स आपको इसमें कम मिलेंगे, दैट मीन्स कुछ मार्क्स कट जाएंगे ग्राफ के, तो आपको पछताना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिपेंट फॉर दैट। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होंगी।
फर्स्ट पॉइंट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बेटा 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे एंड होते हैं। तो अब कोई भी 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म क्या होगी, अगर इसके ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको ये फॉर्म ध्यान रखनी है। 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। देखो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 45 जो एक 2 डिजिट नंबर है, इसको बेटा अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 40 + 5। इसको फर्दर लिख सकते हैं बेटा 10 × 4 + 5 × 1। नाउ व्हाट इज दैट? यूनिट प्लेस। व्हाट इज दैट? टेंस प्लेस। अब बेटा ये 5 क्या है? यूनिट प्लेस पे आने वाली डिजिट। दैट मीन्स जो अंक इस यूनिट प्लेस पे आएगा वो कौन है? ये 5। और बेटा व्हाट इज 4? डिजिट एट टेंस प्लेस। दैट मीन्स इस 2 डिजिट नंबर को जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो आ रहा बेटा 10 × 4 + 5 × 1। 4 क्या है? डिजिट एट टेंस प्लेस। और 5 क्या है बेटा? डिजिट एट यूनिट प्लेस। बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। 74, इसे बेटे फर्दर लिख सकते हैं हम 70 + 4, which can further be written as 10 × 7 + 4 × 1। नाउ ये क्या है बेटा? आपके पास टेंस प्लेस। व्हाट इज दैट? यूनिट प्लेस। 7 क्या है आपके पास? डिजिट एट टेंस प्लेस। और बेटा 4 क्या है आपके पास? व्हाट इज दैट? डिजिट एट यूनिट प्लेस। अगेन एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। 29, which can be written as 20 + 9, that means 10 × 2 + 9 × 1। टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस। व्हाट इज दैट? डिजिट एट टेंस प्लेस। और व्हाट इज 9? डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो बेटा आप नोटिस कर रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए अभी, उसमें आप देख रहे हैं कि 10 और 1 ये तो अपीयर हो ही रहे हैं। जैसे इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में देखिए बेटा 10 और 1, बट यहां पर टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो 7 है, यूनिट प्लेस की डिजिट 4। और जो हमने ये एग्जाम्पल लिया बेटे, इसमें आप देख रहे हैं टेंस प्लेस की डिजिट 2 है और
यूनिट प्लेस की डिजिट 9। और पहले जो हमने एग्जांपल दिया उसमें बेटा 4 क्या है, डिजिट एट टेंस प्लेस, और 5 क्या बेटा, डिजिट यूनिट प्लेस। तो आप देख रहे हैं 1 और 10 तो अपेयर हो रहे हैं, सिर्फ डिजिट्स जो हैं वो इन प्लेसेस पे जो आ रही हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसलिए बेटा 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म है आपके पास, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं while solving problem based on 2 digit numbers। से यूनिट प्लेस को बेटा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे आप x सपोज करते हैं, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे y सपोज करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास 2 डिजिट नंबर की फॉर्म क्या होगी, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। बेटा फॉर्म होती है 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस। लाइकवाइज अगर आप यूनिट प्लेस की डिजिट को सपोज करते हैं p, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे सपोज करते हैं r, तो इस केस में बेटा 2 डिजिट नंबर आपके पास होगा 10 r प्लस p। दैट मीन्स 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस। दैट मीन्स यूनिट और टेंस प्लेस पे बेटा कोई भी डिजिट्स आप सपोज कीजिए, 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म जो है वो आपकी रहेगी 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। से बेटा रिवर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स ये पानी की जो धारा है, पानी की धारा को हम स्ट्रीम या करंट बोलते हैं। तो सपोज कीजिए स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा है या करंट इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में अगर कोई बोट या कोई स्विमर या कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, तो हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग या दैट स्विमर इज मूविंग डाउनस्ट्रीम। ये बोट यहाँ पर इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे इट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मीन्स along द स्ट्रीम, धारा की ही डायरेक्शन में जाना किसी भी ऑब्जेक्ट का कहलाता है डाउनस्ट्रीम। अगेन जब ये बोट इस रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करती है, दैट मीन्स स्ट्रीम और करंट की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट आती है, अगेंस्ट दैट मीन्स उसके विपरीत आती है, तो अब हम बोलते हैं दैट बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम। दैट मीन्स अपस्ट्रीम जो है उसका मीनिंग है अगेंस्ट द स्ट्रीम, पानी की धारा के विपरीत जाना। दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, अलोंग द स्ट्रीम, उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में बेटा स्ट्रीम जा रहा है, और अपस्ट्रीम का मतलब हो गया जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है उसके विपरीत आना। अब सपोज कीजिए ये बोट जो है उसकी स्पीड है अपनी x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को हमने सपोज किया y किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इस पानी की धारा की अपनी एक स्पीड है से 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बेटे ऑब्वियसली इस बोट को इस स्ट्रीम की स्पीड की भी हेल्प मिलेगी।
तो बेटा डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। दैट मीन्स स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी बोट की स्पीड में बेटे ऐड हो जाएगी। और अपस्ट्रीम में क्योंकि अगेंस्ट आ रहे हैं स्ट्रीम के, तो उस केस में स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से या स्विमर की स्पीड से या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड में से लेस हो जाएगी। दैट मीन्स इवेंचुअली बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में हो गई आपके पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। से बोट जो है उसकी स्पीड को हम एज्यूम करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। और बेटा जो स्ट्रीम फ्लो कर रहा है बेटा इसकी स्पीड को हम एज्यूम करते हैं से 2 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्योंकि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स स्ट्रीम की डायरेक्शन में, तो ये स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी। और ऑब्वियसली यही सेम बोट जब इस स्ट्रीम के अपोजिट आ रही है, दैट मीन्स इट इज मूविंग अपस्ट्रीम, तो उस केस में स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से बेटे लेस हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो स्पीड है बोट की वो डाउनस्ट्रीम में आपके पास हो जाएगी 10 प्लस 2, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी बेटा, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इसमें हो जाएगी बेटे 10 माइनस 2, दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट के बारे में। बेटा ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। बेटा अगर किसी भी आर्टिकल का से कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100 रुपी, दैट मीन्स आपने कोई आर्टिकल परचेज किया 100 रुपी में और उसे सेल किया है 120 रुपी में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेटा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दैट इज SP CP से ज़्यादा है। तो इस केस में बेटा आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट मीन्स 120 माइनस 100, दैट मीन्स 20 रुपी का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। बी पॉइंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट। दैट मीन्स प्रॉफिट फाइंड आउट करने का ये एक और फॉर्मूला है, जितना भी कॉस्ट प्राइस दिया हो और अगर आपको गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का ये भी वे है CP इंटू प्रॉफिट
परसेंट। और बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपके पास है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। बेटा परसेंटेजेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द ओरिजिनल वैल्यू। दैट मीन्स आपने एक आर्टिकल 100 का परचेज किया है, अब या तो आप उसे लॉस में भी बेच सकते हैं या गेन में भी। दैट मीन्स अगर आपने उसे 80 रुपीज़ में बेचा है तो इस केस में आपको 20 का लॉस हो रहा है, और 120 में बेचा है तो दैट मीन्स 20 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब 120 में सेल किया है तो 120 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और 80 में रुपीज़ 80 में जब आपने सेल किया तो आपको सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज़। बट जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे या लॉस परसेंटेज निकालोगे, आपने अपॉन में यहाँ एसपी नहीं लिखना, परसेंटेजेस जब भी आप फाइंड आउट करेंगे और द ओरिजिनल वैल्यू। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट बाय सीपी इन 100। ऐसे सेम वे से भी मैं आपको समझाऊंगा लॉस परसेंट है तो लॉस बाय सीपी इन 100। तो आपको यहाँ पर ऑलवेज कॉस्ट प्राइस लिखना है। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। से कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का गिवन है आपको 200 रुपी, और उस पे प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है से 20%। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बी पार्ट में, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी इनटू प्रॉफिट परसेंट। तो बेटा आपके पास से आ जाएगा 200 इंटू 20%। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटे। 200 इंटू 20 बाय 100, दैट मीन्स 2 इंटू 20। बेटा 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2। तो आपके पास आंसर आ गया बेटा 40 रुपी। तो दैट मीन्स प्रॉफिट का ये फॉर्मूला अप्लाई करके सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट आपके पास प्रॉफिट आ रहा है ₹40। अगेन से आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और प्रॉफिट आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ रुपीस से 20, और सीपी आपको गिवन है 200 रुपी। तो देखिए आप इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। अब ये आपके पास आ जाएगा बेटे 20 ओवर 200 into 100। बेटा these two zeros will get cancelled, obviously आपके पास प्रॉफिट आएगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10%। 0.4 बेटा किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें
लॉस बियर करना होता है। अब लॉस का जो फॉर्मूला है वह CP माइनस SP। सेम वे से लॉस का एक और फॉर्मूला है CP इंटू लॉस परसेंट, जैसे प्रॉफिट के केस में भी पड़ा बेटा। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाय CP इंटू 100। बेटा पॉइंट 5, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल। दैट मीन्स वो मनी जो आपने बैंक में डिपॉजिट की है या आपने किसी से बोरो की है। कितने परसेंट रेट पे? R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो चाहे 10% है, 5% है, व्हाट्सएवर, बट R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और T स्टैंड्स फॉर टाइम। दैट मीन्स कितने टाइम के लिए आपने वो मनी बैंक में डिपॉजिट किया है या किसी से बोरो किया है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, व्हाट्सएवर। पॉइंट 6, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए पहले आपको ये फॉर्मूला समझना है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर N। Now what is A here? A stands for amount. P is the principal. R is equal to rate of interest and N is equal to number of years. अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बेटा अमाउंट का फॉर्मूला आपके P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर N, एंड ये P आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। दैट मीन अमाउंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इन दोनों में से बेटे अगर P हम कॉमन ले लें, सो व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर N माइनस 1। बेटा P के साथ अगर यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो दैट मीन जब P हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। P ब्रैकेट में आपको प्लेस करना है 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर N माइनस 1। आई होप बेटा इस टॉपिक का बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon so that new topics के videos के notifications आपको मिलते रहें। Thank you.